पे चर्चा हो और साथ में गणित की प्रकृति पर बात हो रही हो तो बात कहीं ना कहीं घूमकर यूक्लिड पर पहुंचती है। यूक्लिड के जो योगदान है, कुछ लोग मानने को आजकल इनकार करते हैं कि क्या योगदान है। इतने सारे उसके बाद बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं, लिबनिज है, गोस है, रामानुजन है, श्रीधराचार्य है, तो यूक्लिड का कोई स्थान नहीं देख पाते हैं। तो उस पर छोटी टिप्पणी करके हम आज की बात शुरू करेंगे। हमारी आज की जो वीडियो है उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी हम कहते हैं कि गणित में जो सारा सिस्टम है एक्जियोमेट्रिक सिस्टम है, पर मैंने कह दिया और आपने मान लिया, तो ये तो एक साइंटिफिक टेम्पर माइंड का काम नहीं है। तो हमें वो कनेक्शन कोई नहीं दिखा पाता है, बस कह देते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है ये एक्जियोम पर बेस्ड है, पर वो बेस्ड कैसे है इस पे कुछ सवाल जैसे हम बातचीत कर रहा था तो रह गए थे। तो अधिकतर यही होता है, मैंने सेशंस में हर जगह देखा है कि जो फैसिलिटेटर होता है बोल देता है कि गणित में ये जो हमने सिद्ध किया है ये हमारे आधार हैं और ये आधार एक्जियोम्स पे डिपेंड करते हैं। पर जब तक हर आदमी खुद से उनको नहीं जोड़ पा रहा, वो कनेक्शन खुद से नहीं बना पा रहे हम लोग, तो क्यों मान रहे हैं उनको? तो इसी से दिक्कत है ना। अगर हम गणित और साइंस को कर रहे हैं तो हम अपने से चिंतन करेंगे और जब तक खुद से वो जोड़ लाभ ना महसूस कर रहे हैं तो मानने में दिक्कत होनी ही चाहिए। ईमानदारी तो यही कहती है, नहीं तो हम हाँ करते ही रहेंगे। हाँ सर बहुत अच्छा आपका सेशन गया, तो इसलिए वीडियो है। तो यूक्लिड से बातचीत शुरू करता हूं मैं। यूक्लिड से पहले भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गणित दुनिया वाले अलग अलग सभ्यताएं कर रहे थे। भारतीय सभ्यता, यूनानी, मिस्र, बेबीलोनियन, दैनिक जीवन उपयोगी हो रहा था। वो यूक्लिड ने क्या किया, इस बिखरे ज्ञान को पहली बार डॉक्यूमेंटेड किया। सुसंगठित क्लासिफाई करना, एक जगह इकट्ठा करना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर हमें किसी चीज को स्केल अप करना है, आगे बढ़ाना है, तो जब तक सब चीजें एक जगह वेल क्लासिफाइड नहीं होती हैं तब तक कुछ आगे दूर तक नहीं जा पाते हैं। अपनी डेली लाइफ में तो निसंदेह यूज कर रहे थे। तो एक यूक्लिड का बड़ा योगदान मेरा ये मानना है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है कि उसने जो ये एक्जियोमेट्रिक सिस्टम या फिर सबको एक साथ बिखरे ज्ञान को लेके आया, एक प्रिंसिपल्स रूप प्रोपोजिशंस दी, आगे बढ़ाया, और इसी से गणित को आगे बढ़ने की जर्नी शुरू होती है। तो जहां से जर्नी शुरू होती है उस मील के पत्थर को कम नहीं आंका जा सकता। दूसरी बात, हम उस पर और डिटेल में बात करेंगे। फिर अपने सवाल पे आता हूं कि जनरली जब हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं अधिकतर सेशंस में, उस पर वीडियो में मैं आपको यहाँ पे मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब हम उसको सिद्ध करके बताते हैं कि गणित में ऐसे कुछ नहीं मानते, यानी ये नहीं कि नाप के देख लो, आप 1 नाप लोगे, 2 नाप लोगे, 3 नाप लोगे, 4 नाप लोगे, 10 नाप लोगे, 100 नाप लोगे, 1000 नाप लोगे, लाख नाप लोगे, उसके बाद भी कुछ शेष रह जाता है। फिर भी हर ये नहीं कह सकते कि सारे नाप लिए आपने, तो क्यों मान लूं कि 180 होता है, इतना का आता है ना। तो आगमन तर्क गणित में इस तरह काम नहीं करता है। गणित की प्रकृति ही निगमन है, यानी हमें कुछ आधार को मानना ही पड़ता है। कुछ शिक्षक प्राइमरी कक्षाओं में खासकर हम पेपर को फाड़ के दिखाते हैं और उसके 3 कोने ले लेते हैं त्रिभुज के और तीनों को एक जगह रखते हैं, वो सीधी रेखा पे आ जाते हैं। वो कह देते हैं सीधी रेखा पे बने देखो तीनों कोण आ रहे हैं, तो यानी इसका 180 है। तो यहाँ पर भी है, ये भी एक आगमन का एग्जाम्पल है। क्या हम हर त्रिभुज को काट कर इस तरह दिखाकर सिद्ध करेंगे? तो गणित में इस तरह नहीं माना जाता है, वो एक प्रूफ की डिमांड करता है। बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, नो डाउट, और मैं भी इसको प्रैक्टिस करता हूं और एडवोकेट करता हूं, करना चाहिए। पर जैसे गणित की नेचर है कुमुलेटिव, एब्स्ट्रैक्ट, आगे जाके हमें उस तर्क पर डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ बच्चों को ले जाना ही होता है। तो गणित की प्रकृति बात करते हुए जो हम ये समझाना चाहते हैं कि गणित की जो प्रकृति है वो निगमनात्मक है, यानी कुछ आधारों हमारे पास होते हैं, उन आधारों को मान के ही आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे उदाहरण लेते हैं। तो सामान्यतः ये उदाहरण सभी लोग लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। तो इसको जब सिद्ध करके दिखा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ रचना करते हैं। आधार के समान हमने एक लाइन खींच ली समांतर, और जब समांतर लाइन है ये कोण 4, ये कोण 5, तो हम ये बताते हैं कि भाई ये समांतर रेखाएं हैं और एकांतर कोण बराबर होंगे। तो पहला सवाल ये आता है, ये एकांतर कोण बराबर क्यों मान लें? 2 4 के बराबर है, 3 5 के बराबर है। तो जब इस सवाल के आंसर में एक तो यहाँ ये सवाल का आंसर चाहिए, ये जो बराबर मान रहे हैं क्यों मान रहे हैं भाई?
सीधी रेखा में बने तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब ये कोण 4, कोण 1, कोण 5 तीनों 180 अंश है। तो जब हम इन बातों को मान लेते देखते हैं कि इस बात को सिद्ध करने के लिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है, हमें दो आधारों की जरूरत पड़ी। एक आधार की एकांतर कोण बराबर है, पर क्यों माने इसको। दूसरा आधार की सरल रेखा बने तीनों कोणों का 180 अंश होता है। जब इनको मान लेते हैं तो आइए पहले सिद्ध कर लेते हैं, फिर इनका जवाब देता हूं मैं। तो जब हम ये मान रहे हैं बात को, तो 4 बराबर 2 के है, 4 की जगह 2 लिख लिया, 1 है, 5 बराबर 3 के है, बराबर 180। तो 1 + 2 + 3 180 आ जाता है, तो सिद्ध हो गई बात। सामान्यतः इस तरह हम बताते हैं, पर अब हम कह रहे हैं कि इसमें एक्सियोम्स सिस्टम कहाँ पे आया। तो जब हम ये सवाल जब पूछते रहते हैं किसी को, क्यों भाई, क्यों माने बात, क्यों कैसे आया, तो हम देखते हैं कहाँ पहुँचना होता है। तो हमें पहुँचना होता है यूक्लिड की एक्सियोम्स पर। अब यहाँ पर इस बात पर ले जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कहीं कहीं जो टर्मोलॉजी यूज होती है, एक्सियोम्स यूज कर रहे हैं, एक्सियोमेटिक सिस्टम बोलते हैं जो कॉमन टर्म है, और कहीं कहीं इसको पोस्टुलेट भी बोल रहे हैं। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स में भी कंफ्यूजन रहता है कि क्या फर्क है। तो एक तो ये दोनों जैसे आकलन और मूल्यांकन दोनों जगह यूज कर लेते हैं, इस तरह के शब्द हैं आप पाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, कहीं कहीं पोस्टुलेट्स में और एक्सियोम्स में दोनों को एक दूसरे की जगह यूज किया गया है। पर जब हम और थोड़ा डीप में कहीं कुछ अलग अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कुछ फर्क हम बता सकते हैं। कुछ ऐसे अजम्पशंस हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जो स्वयं सिद्ध हैं, जिनको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। इनको भी दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक को बोल रहे हैं अभिग्रहित, दूसरे को बोल रहे हैं अभिधारणाएं। अभिग्रहित मीन्स एक्सियोम्स, अभिधारणा मतलब पोस्टुलेट्स। तो अभिधारणा जो शब्द है ये उन कल्पनाओं के लिए है जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित है। दूसरी ओर सामान्य अवधारणाएं, जिन्हें अभिग्रहित एक्सियोम्स कह रहे हैं, ये वो कल्पनाएं हैं जो निरंतर गणित में प्रयोग किया जा रहा है इनका, और जिनका केवल ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं है। आजकल अभिधारणा और अभिग्रहित दोनों को एक दूसरे से लिए यूज करना शुरू कर दिया है, पर इनमें एक्चुअल में अभिधारणा एक वर्ब है। जब हम कहते हैं आइए अभिधारणा करें, तो इसका अर्थ है कि आइए विश्व में जो हो रही फिनोमिनाज हैं उनके आधार पर हम कुछ स्टेटमेंट कहें, तो वो जो है हमारे अभिधारणाएं हैं, पोस्टुलेट्स हैं। तो आइए इनको भी जान लेते हैं एक बार। तो जो हमारे एक्सियोम्स हैं वो कौन से एक्सियोम्स हैं? यूक्लिड के 7 एक्सियोम्स हैं। ये वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। जो नंबर 4 मैंने बोली कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं, इसका प्रयोग ही इस आधार का यूज करके हम एकांतर कोण को बराबर मानते हैं। क्यों मानते हैं उसका जवाब तो यहाँ मिल गया। दूसरा जवाब है एक ही सरल रेखा बने कोणों 180 होता है, उसका जवाब मिलता है हमें अभिधारणाओं में से, जो हमारी 5 पोस्टुलेट्स हैं। तो एक है एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरी है एक टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरी पोस्टुलेट अभिधारणा, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। पोस्टुलेट 4 अभिधारणा 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतः कोण इस प्रकार बनाए, इन 2 कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये योग 2 समकोण से कम होता है। तो यहाँ पे जो नंबर 4 की मैंने अभिधारणा बताई कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसको आधार मानकर आप एक ही रेखा बने तीनों कोणों का 180 होता है को सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। पुराने सवाल पर आते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमने एकांतर कोण बराबर है, इसको हम क्यों सिद्ध कर, अगर हम जाएं क्यों बराबर है, तो हम देखेंगे यूक्लिड ने एक बात अपनी उसमें कहा है एक्सियोम्स में, अगर एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक लेती है तो दोनों आपस में बराबर होती है। इसमें कोई डाउट ही नहीं हो, समझ बात है। तो अगर हम इस कोण को 4 को कोण के 2 के ऊपर रखें तो ये उसको पूरा पूरा ढक लेगा, कोण 5 कोण 3 को पूरा ढक लेगा। तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। दूसरा, ये जो सरल रेखा वाली बात है, तो इसमें यूक्लिड ने ये कहा है कि 2 समकोण आपस में बराबर होते हैं। तो 2 समकोण आपस में बराबर होते हैं, इस बात को, इस आधार को मानकर इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं। आइए देखिए।
का जो कथन है कि दो समकोण आपस में बराबर होते हैं, कैसे ही बना सकते हैं। तो अगर कोई रेखा है उसके बीच में एक समकोण बना दें, तो एक समकोण इधर एक समकोण इधर है, दोनों समकोण आपस में बराबर हैं। समकोण 90 का है तो 90 प्लस 90 180, तो एक सरल रेखा 180 की मिल जाती है। पर हमारे केस में जब रेखा 90 पर ना मिल रही हो तो कैसे, तो इसको हम देख सकते हैं। जब हम इसका प्रूफ देखते हैं इस वाली थ्योरम का कि लीनियर पेयर के हम क्यों 180 मान रहे हैं, तो उसी जो हमारा आधार है उसी को यूज करते हैं हम कि एक समकोण बना लेते हैं इस पे एम पे। अब ये जो कोण है इसको हम 90 पे जो हमने कंस्ट्रक्शन की है इस पे ब्रेक करके लिखेंगे। मतलब इसके नाम रख देता हूं AMD, ये कोण इन दो हिस्सों से बना है, ये पूरा कोण ये और ये, तो AMD और DMC बराबर की रेखा पे जो 180 कोण होते हैं। तो अभी तो बात की वो 90 और 90 जो दो समकोण बराबर होते हैं वो हम आधार मान सकते हैं, पर क्यों अगर वो समकोण पे नहीं है, ऐसा कुछ डायग्राम है तो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इस रेखा का नाम देते हैं, इस पॉइंट नाम O रख देते हैं, इसको C बोल देते हैं। हमें एक रचना करनी पड़ेगी क्योंकि हम समकोण पे जाना है, तो समकोण बनाना पड़ेगा। O पॉइंट में समकोण बना लेता हूँ। अब इसके आधार पे हम ये देखेंगे कि क्या AOC और BOC का टोटल 180 है। तो अब मैंने रचना कर ली। अब जो ये एंगल है इस एंगल को 90 के आधार पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब ये एंगल 90 प्लस पूरे में से अगर 90 घटाऊंगा, ये एंगल इन दो का सम है, इसका और इस एंगल का। दो हिस्से कर दिए इसके मैंने, तो इनका नाम रख देते हैं यहाँ पे M, मतलब AOM प्लस MOC, एंगल MOC। ये पूरा एंगल कितना है AOC, और इसमें हमें पता है ये जो AOM है ये कितना है 90 है। सेम अब हम इस एंगल को इधर से देखेंगे, इस वाले एंगल को, पर 90 का रेस्पेक्ट में देखना है। यानी इतने एंगल में से अगर मैं ये एंगल घटा दूंगा तो ये वाला एंगल बचेगा, मुझे BOC चाहिए मतलब। तो एंगल BOC, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम केवल इसकी बात कर रहे हैं जो मैंने डार्क किया है, और यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं 90 से। तो 90 में से इसको हटा रहा हूँ मैं, ये मैं जो मार्क किया, तो ये BOC बचेगा। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 90 माइनस MOC। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दो इक्वेशंस को जो हम देख रहे हैं, MOC यहाँ भी है और इधर भी, तो हम ये देख रहे थे कि इस जो हमने 90 के आधार पर ये जो एंगल बना है AOC, यानी 90 प्लस ये एंगल है, दूसरी तरफ ये छोटा एंगल जो मैंने डार्क कर दिया है, इसको अगर आप इतने में से ये मैं इस एंगल की बात करूं, एक एंगल तो ये है, तो ये एंगल 90 प्लस ये वाला एंगल है। दूसरी तरफ जो देखना है, इस डायग्राम को दो बना लेते हैं दोबारा से। अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो ये एंगल 90 में से ये माइनस करके आएगा। तो इन दो से दो समीकरण बना लिया हमने। अब हम यहाँ से देखते हैं MOC यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पहली वाली इक्वेशन से AOC माइनस 90, दूसरी से 90 माइनस BOC आ रहा है। दोनों को वैल्यू को हम बराबर रखते हैं और यहाँ से पाते हैं कि AOC जो हमारा एंगल है वो 180 आता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें जो एक्सियोम्स थी कि दो समकोण आपस में बराबर होते हैं, उसका सहारा लेना पड़ा। तो हमने देखा कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट में क्या फर्क है, और देखा कि अभी भी कुछ आते कि यूक्लिड के एक्सियोम्स का आज क्या जरूरत है, क्यों हम आज सिखाएं। पर आप देखेंगे कि जितनी भी फिल्में हम 9th क्लास तक पढ़ाते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, हर वृत्त में बना कोण समकोण होता है, या त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, ये सब उन्हीं एक्सियोम्स की सहायता से जो स्वयंसिद्ध मान्यताएं हैं हम सिद्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हो आज की वीडियो आपको जो क्लैरिटी की कहीं कमी रह जाती है, जो महसूस मैंने की थी बातचीत करते हुए अपने साथियों के साथ, उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की कि हम क्यों मान लें उन आधारों को, दो आधार जो हमने लिए थे त्रिभुज वाले एग्जाम्पल में।
तो एक तो अध्यारोपित वाला और दूसरा जो ये एक्सियोम है कि दो समकोण बराबर होते हैं, इसको मानते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ पाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको चर्चा अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये मुझे आगे और अच्छे काम करने की प्रेरणा देती है। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहे। और बातचीत यहाँ सिलसिला रुकेगा नहीं, आप मेरे साथ विकास शर्मा एजुकेशन, इंस्टा, FB इसी नाम से हर जगह सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ, चर्चा को जारी रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।